गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। आज हम टोटली यहाँ पर सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा, ठीक है, जो व्यर्थ पदार्थ है वो तीन तरह का होता है। लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है और गैसियस सब्सटेंस भी वहाँ पर हो सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में वो पाया जाता है। ठीक है, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वेस्ट मतलब व्यर्थ पदार्थ हम कहते किसे हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने कहा ना कि कोई भी चीज़ हमने फेंक दी डस्टबिन के अंदर, तो हम उसको डस्टबिन में कब फेंकते हैं? जबकि वो हमारे किसी काम की नहीं होती है। दैट मीन्स कि वो अब किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, उसका कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, मतलब कि उससे हमें अब कुछ भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसीलिए वो हमारे लिए कैसी हो गई? वेस्ट हो गई, और हमने उसे डस्टबिन में डाल दिया। ठीक, तो वेस्ट का जो डेफिनेशन है वो यही होता है कि एनी मटेरियल दैट इज नॉट यूजफुल, कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि अब उपयोग में नहीं लिया जा रहा है आपके द्वारा, ठीक है, वो वेस्ट होता है, व्यर्थ पदार्थ होता है। डज नॉट एनी इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी कोई भी वैल्यू जो है, मतलब कि उससे हमें कोई भी पैसा या इकोनॉमिकली उसकी आर्थिक रूप से उसकी कोई भी जो मूल्य है वो नहीं होता है, इसीलिए वो हमारे लिए क्या है? व्यर्थ पदार्थ है, और उसे हम डंप कर देते हैं या फेंक देते हैं। ठीक, उसी को व्यर्थ पदार्थ कहते हैं। तो अब व्यर्थ पदार्थ हम हमारे दैनिक जीवन में वेस्ट मटेरियल कई तरह के बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आजकल तो वो जो हमारा कॉरपोरेशन है वो गाड़ी लेकर के आते हैं। ठीक है, कचरे की गाड़ी आती है सबके घर में, और वहाँ से वो हमसे जो हमारा वेस्ट है वो कलेक्ट करके ले जाते हैं। ठीक, तो उससे हमें भी अंदाज़ा होता है कि हम दिन भर में कितना वेस्ट जो है कलेक्ट कर रहे हैं। फाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि कुछ भी कचरा हुआ उठाकर हमने बाहर घर से फेंक दिया, तो उससे हमें भी पता नहीं होता था कि दिन भर में हमारे द्वारा कितना जो कचरा है वो बन रहा है या कितना वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, बट जब हमें उसे दिन भर डस्टबिन में 24 आवर्स कलेक्ट करके रखना पड़ता, अगले दिन जब भी वो व्हीकल आता है उसको हम हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि हमने कितने प्लास्टिक का वेस्ट 24 आवर्स में प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया। ठीक है, प्लास्टिक का कचरा बनाया, जैसे चिप्स का पैकेट हुआ या फिर पॉलीथीन्स वगैरह हुई। फिर दूसरा हमें यह पता चलता है कि कितना हमने वेजिटेबल का वेस्ट क्रिएट किया। तो कहने का मतलब कि यहाँ से गवर्नमेंट को भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि उस सिटी से या उस गांव से, शहर से या फिर पूरे देश से हम हर साल कितना कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारे लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, अब उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, मतलब व्यर्थ पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस तरह से कर रहे हैं हम? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये तीन तरह के होते हैं, गैसियस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। मतलब गैसीय पदार्थ, ठोस पदार्थ और लिक्विड मतलब द्रव। तीनों तरह के व्यर्थ पदार्थ या वेस्ट मटेरियल यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि गैसियस वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक रहेंगे। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड वेस्ट, मतलब कि ठोस पदार्थ जो होते हैं। ठीक है, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो वेजिटेबल का वेस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई अदर वेस्ट हो, अगर वो फिजिकली स्टेट उसकी जो है फिजिकल स्टेट सॉलिड है, देन उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी भौतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? ठोस होनी चाहिए। तो ठोस व्यर्थ पदार्थ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये ठोस पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, ठोस व्यर्थ पदार्थ। ठीक, अब ये अगेन क्लासिफाई होता है, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसको फिर से विभाजित किया जाता है। पहला विभाजन भौतिक अवस्था के आधार पर हुआ था, मतलब जो भी आपका कचरा है, जो भी आपका व्यर्थ पदार्थ है, वेस्ट है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पर जो है उसको हमने क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया। अब हम जब इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, ठोस पदार्थ को अगेन हमने क्लासिफाई किया है उसके रिसोर्सेस के बेसिस पर कि भाई वो कचरा हमको कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, किसी इंडस्ट्री से मिल रहा है, या किसी हॉस्पिटल से मिल रहा है, या कहीं प्लांट से मिल रहा है, या हाउस होल्ड वेस्ट है, किस तरीके का वेस्ट है, उसके बेसिस पर, उसके सोर्स और उसके कलेक्शन के बेसिस पर हम उसको अब फर्दर डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली
4 टाइप्स का होता है, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट, हैजार्डस, मेडिकल और रेडियो एक्टिव, ठीक है। यहां पर हमें पता है कि हमारे देश में हर सिटी में एक प्रॉपर वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए कमिटियां होती हैं, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे गांव अगर हैं तो वहां ग्राम पंचायतें काम करती है, अगर थोड़ा सा बड़ा शहर है तो वहाँ पर फिर नगर पंचायत काम करेगी, उससे बड़ा शहर है तो नगर पालिका काम करेगी, उससे भी बड़ा शहर है तो फिर नगर निगम और फिर महानगर पालिका। इस तरह से छोटे से लेके बड़े शहरों तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिकाएं या नगर निगम बनाए गए हैं जो कि पूरे शहर का, ठीक है, उनके अंडर में जितना भी एरिया आता है उस सारे एरिया का वेस्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसे डंप करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर कि जो एक पूरा एक कमिटी बनी हुई है उस कचरे को उठाने के लिए और उसे डंप करने के लिए, उसी कलेक्शन के बेसिस पर हमने उसको क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है म्युनिसिपल वेस्ट। मतलब ऐसा वेस्ट जो कि किसके द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जो हैंडल किया जा रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो भी वहाँ के अधिकारी हैं या वर्कर्स हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इस कचरे को कलेक्ट किया जाता है। अब ये कचरा हमें कहाँ से मिलता है भाई? नगर पालिका कहाँ से कचरा लेकर के जाती है? तो हाउस होल्ड वेस्ट, पहला वेस्ट कौन सा है उसमें? हाउस होल्ड, मतलब घरों से मिलने वाला कचरा, ठीक है। हम सभी को पता है कि हमारे सबके घर में कचरा होता है, तो वहां से हमारी जो गाड़ी आती है वो कचरा लेकर जाती है, तो हाउस होल्ड वेस्ट। दूसरा है कमर्शियल, ठीक है, जैसे मार्केट वगैरह हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, इस तरीके की जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां से कलेक्ट होने वाला जो वेस्ट होता है वो दूसरे नंबर की कैटेगरी में आता है। फिर तीसरा है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट कोई संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, ठीक है। देखिए हालांकि वेस्ट तो वेस्ट ही होता है, चाहे वो कहीं से भी मिले, आप उसको एक जगह ही जाकर डंप करने वाले हैं, ठीक है। आपने जब उसको डंप कर दिया उसके बाद ये कोई नहीं बता सकता कि ये घर से आया है या किसी इंस्टीट्यूट से आया है, फाइन। बट इसको डिवाइड क्यों किया गया है यहाँ पर? ताकि हमें इसकी स्टडी करने में और इसका डाटा कलेक्ट करने में बहुत आसानी होती है। भाई जो नगर पालिका, उसको पता तो चले कि उसके शहर में घरों से कितना कचरा बन रहा है, ताकि वो उसके मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके, ठीक है। अगर नगर पालिका को पता ही नहीं है कि उसके शहर में कितना कचरा बन रहा है, तो वो उसको मैनेज कैसे करेगी? भाई उसको रिसाइकल भी करना होता है, उसको डंप भी करना होता है, और भी दूसरी तरीके के कई मैनेजमेंट होते हैं। तो अगर क्वांटिटी का उनको एक आइडिया हो, एक अंदाजा होगा, तो वो क्या कर सकेंगे? अच्छे से उसको मैनेज कर सकेंगे, जिससे शहर जो है वो साफ सुथरा रहेगा और आसपास आपकी गंदगी नहीं होगी। तो इसीलिए इसको इस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि हाउस से कितना कचरा मिला, ठीक है, उसका डाटा अलग है, फिर कमर्शियली कितना मिला उसका डाटा भी अलग है, और जो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है उसका भी डाटा अलग है। इससे कचरे का अमाउंट भी पता चल गया, साथ में जो आपके इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या जो आपके कमर्शियल प्लेसेस हैं शहर के अंदर, या जो हाउस है, घरों की जो संख्या है, उनका भी पता चल रहा है, फाइन। तो इसीलिए इसको हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है, ठीक। अब घरों से निकलने वाला कचरा क्या क्या हो सकता है? देखिए घरों से निकलने वाला कचरा नॉर्मल डेली जो भी हम दिन भर में काम करते हैं, खाना बनाने से लेकर के घर की सफाई करने तक, सारा कुछ उसमें होता है, ठीक। उसमें वेटेड वेस्ट भी होता है, मतलब गीला कचरा भी होता है, सूखा कचरा भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है। दैट मीन्स कि जैविक कचरा भी होता है और अजैविक कचरा भी होता है उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि सब्जियां हैं, हमने आपने सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। मतलब कि ऐसा वो वेस्ट है, ऐसा कचरा है जिसको हम बायोडिग्रेड, मतलब कि वो बैक्टीरिया वायरस के थ्रू क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिकम्पोज हो सकता है, और डिकम्पोज होकर वो फिर से, ठीक है, फिर से वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा सकता है और भी दूसरी जगह खेतों में भी वो यूज किया जा सकता है, ठीक। तो ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में गीला कचरा, सूखा कचरा, दोनों तरह के कचरे हो सकते हैं। मतलब कि हाउस होल्ड वेस्ट में सभी तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि जनरली हम पूरे दिन भर में लगभग हर तरह का कचरा जो है वो जनरेट करते हैं, प्लास्टिक से लेकर के ऑर्गेनिक तक, ठीक है। फिर दूसरी बात करें हम कमर्शियल, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस पर किस तरह का कचरा जनरली मिलता है? पब्लिक प्लेसेस पर जो है ज़्यादातर आपका जो ड्राई वेस्ट होता है, सूखा कचरा होता है, जैसे सड़क की झाड़ू लगाई, वहाँ का कचरा उठा करके डस्टबिन में डंप कर दिया, ठीक। या फिर
अगर मान लीजिए कमर्शियल स्पेस जो है वो मतलब वहाँ पर ज़्यादातर खाने पीने वाले स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तब तो वहाँ पर भी हर तरह का कचरा मिलेगा जैसे घरों पर मिलता है, ठीक है। अदरवाइज अगर कमर्शियल स्पेस कोई बाजार है, कोई मार्केट है, जैसे कपड़ों का बाजार है या फिर आपका किराना मार्केट है, तो वहाँ पर जनरली जो वेस्ट मिलता है वो ड्राई वेस्ट होता है और प्लास्टिक होता है। ये दो तरह के जो वेस्ट हो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक। फिर इंस्टीट्यूशनल बात करें तो यहाँ पर से भी हमें ज़्यादातर ड्राई वेस्ट ही मिलता है। कोई भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जनरली हमें ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी खाने पीने का अरेंजमेंट होता है वो अलग ही होता है। तो क्योंकि वहाँ लोग केवल काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। सुबह जैसे किसी का ऑफिस है, ऑफिस में अब खाना नहीं बनता है, ऑफिस में खाना सब अपने घर से बनाकर लेकर जाते हैं। तो कहने का मतलब कि वहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट आपको नहीं मिलेगा, जनरली वहाँ से भी ड्राई वेस्ट मिलेगा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक वेस्ट मिलेगा, प्लास्टिक, पेपर, इस तरह का, ठीक। फिर अगली जो हमारी कैटेगरी है सॉलिड वेस्ट की, वो होती है हैजार्डस, मतलब हानिकारक व्यर्थ पदार्थ, हानिकारक, ठीक है, जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। हानि पहुंचाने का मतलब कि हमारे लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या हमारे रिसोर्सेज के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मेडिकल वेस्ट में जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स है, वहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, जैसे खाली इंजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन के बॉटल या पैकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो कॉटन मतलब जो कॉटन यूज़ किया जाता है या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इस तरह के कई सारी चीज़ें जो भी मेडिकल फील्ड में यूज़ होती हैं, वो सब जो वेस्ट है वो मेडिकल वेस्ट के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर ज़्यादातर ड्राई वेस्ट और प्लास्टिक की बहुलता होती है, मतलब सूखा कचरा और प्लास्टिक, क्योंकि जनरली हर चीज़ आजकल प्लास्टिक से ही बन रही है, ठीक है। इंजेक्शन भी प्लास्टिक के, जो बॉटल्स लगती हैं वो भी प्लास्टिक की लग रही हैं, ठीक है। उसके बाद में मेडिसिन जो रैप की जाती, पैक की जाती, वो भी प्लास्टिक में होती है। तो कहने का मतलब ड्राई प्लास्टिक ज़्यादातर अमाउंट में वहाँ से मिलता है। जो वेटेड वेस्ट होता है, गीला कचरा होता है, उसकी संख्या बहुत ही, यहाँ पर उसका जो अमाउंट है बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो मेस है या जो कैंटीन है उसी में से थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता है, बाकी कोई भी वेस्ट यहाँ से नहीं निकलता है। फिर अगला आता है रेडियो एक्टिव, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है, ठीक है, रेडियो वेस्ट ज़्यादातर कहाँ से हमें मिलेगा? ये मिलेगा आपको रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास, ठीक है। बट इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को यूं ही डंप नहीं किया जाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, अच्छा पहले मैं ये बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है। रेडियो सक्रिय व्यर्थ पदार्थ, इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय व्यर्थ पदार्थ, ठीक। अब रेडियो सक्रिय व्यर्थ पदार्थ क्या होता है? प्रकृति में, नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलता है, जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर से कंटिन्यूअसली अपने आप रेडिएशन मतलब विकिरण निकलता है, ठीक है। विकिरण कौन सा? अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 तरह का रेडिएशन उसके अंदर से इमिट होता है, अपने आप इमिट होता रहता है, ठीक है। तो अब ये वेस्ट कैसे? कि इस यूरेनियम का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। वो मैंने अलग से उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वहां पर जाकर देख सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल, एज अ फ्यूल, ईंधन की तरह काम होने वाली कौन सा तत्व है? यूरेनियम। यूरेनियम से वहां बिजली बनाई जाती है, और यूरेनियम यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, मतलब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। यूरेनियम का जो नाभिक है वो टूटता है और बदले में ऊर्जा देता है। तो जो वो टूटकर जो वेस्ट सब्सटेंस बनाता है, ठीक है, वो भी रेडियो एक्टिव होता है, क्योंकि वो कहाँ से आया है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आया। भाई यूरेनियम टूटकर जो पदार्थ बनाता है वो भी कैसा होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। तो अब वो पदार्थ हमारे किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए उसको डंप करना जरूरी होता है। देन उसको डंप कैसे किया जाता है? उसको यूं ही फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। वो म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, और भी कई तरह की डिजीज जो है उसकी वजह से हो सकती है। तो अब देखो उसको कैसे डंप किया जाता है कि उसे बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर भर करके, ठीक है, ये कंटेनर्स कंक्रीट के भी हो सकते हैं और मेटल के भी हो सकते हैं, ठीक है। मोटे मोटे कंटेनर्स जिनके अंदर
न्यूक्लियर वेस्ट जो है भर करके और उसको या तो गहराइयों में गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर, ठीक है, या फिर उसको जो सी वाटर है, समंदर है हमारा, उसके अंदर ले जाकर बहुत ज़्यादा डीप जहाँ पर होता है वो वहाँ पर उसको डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फाइन, इस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट को हम डंप करते हैं। ये जो कंटेनर्स है ये इतने मजबूत होते हैं कि ये पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी सहन कर सकते हैं और कई सालों, कई हजार सालों तक, कई 100 सालों तक भी ये अपने अंदर से लीकेज नहीं होने देते हैं किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। ठीक, तो इस तरह से न्यूक्लियर वेस्ट को जो है वो डंप किया जाता है। तो इन सभी में जो सबसे हार्मफुल होता है वो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, बट ये लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट हर घर से मिल रहा है। रेडियो एक्टिव वेस्ट केवल कहाँ से मिल रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है। इसलिए ये इसका जो मैनेजमेंट है उसके लिए पूरा अलग सिनारियो है, उसके लिए पूरा अलग जो है प्रॉपर कमिटीज़, और जो प्लांट का मैनेजमेंट करते हैं वही इसका भी मैनेजमेंट करते हैं। ठीक, तो सॉलिड वेस्ट जो है या ठोस व्यर्थ पदार्थ 4 भागों में है। पहला है कि म्यूनिसिपल वेस्ट, मतलब कि नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा नियंत्रित होने वाला जो भी व्यर्थ पदार्थ होता है। दूसरा है हानिकारक व्यर्थ पदार्थ। तीसरा है मेडिकल, मतलब चिकित्सीय, ठीक है, चिकित्सा या जो भी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक है वहाँ से मिलने वाला कचरा। और लास्ट जो है हमारा वो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है, या फिर जो ऐसी लेबोरेटरीज होती है जहाँ पर रिसर्च वगैरह चलती रहती है इनके ऊपर, वहाँ से मिलता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर टोटल वेस्ट जो है कितना कलेक्ट होता है पूरे ईयर के अंदर, ठीक है, मतलब एक साल में हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर टोटल जो कचरा है, व्यर्थ पदार्थ है, वो कितना होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो आता है 62 मिलियन टन्स, मतलब 1 मिलियन मीन्स क्या होता है? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। तो 62 मिलियन मतलब 62 मिलियन टन जो है कचरा हर साल हमारे देश में प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है, ठीक है, पूरा कलेक्शन मिला करके पूरा, ठीक है, पूरे देश का। अब इसके अंदर प्लास्टिक का जो अमाउंट है वो कितना होता है? 5.6 मिलियन टन, मतलब 5.6 मिलियन टन जो है अकेला किसका कचरा होता है? प्लास्टिक का, जो कि एक बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ होता है, ठीक है। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फॉर्म में अगर आप उसको डंप करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। चाहे आप उसे लैंडफिल कर दीजिए, मतलब ज़मीन में गाड़ दीजिए, तब वो ज़मीन को ख़राब करेगा, ठीक। चाहे आप उसे जला दीजिए, तब वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा। अगर आपने उसको पानी में बहाया तो वाटर पॉल्यूशन करेगा। दैट मीन्स कि प्लास्टिक जो है आपका, प्लास्टिक हर तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए। बट आज के टाइम पर हो क्या रहा है? सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है, ठीक है। 90% चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई है, हमारे आसपास जितनी भी है 80% चीज़ें तो हैं ही, ठीक है, प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्लास्टिक का जो अकेला प्लास्टिक का ही कचरा 5.6 मिलियन टन होता है पूरे देश में, ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो किसका होता है? वो 1 टाइम यूज़ प्लास्टिक जो होता है उसका होता है, मतलब जो यूज़ एंड थ्रो, हम जैसे डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, कॉफ़ी के मग्स होते हैं या पॉलीथीन्स होती है जिनको एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है, ऐसा प्लास्टिक इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। फिर इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। तो दूसरा है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल मतलब ये मेडिकल जो वेस्ट है आपका, ये जो है 0.17 मिलियन टन होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका हानिकारक व्यर्थ पदार्थ, तो ये है आपका 7.90 मिलियन टन। और लास्ट है हमारा ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब, ई वेस्ट जो है 1.5 मिलियन। अब इसका मतलब क्या होता है ई वेस्ट? ई वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे कि हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ होती है हमारी, जनरली तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर आता है, जैसे मोबाइल है, ठीक है। अब हर साल कई सारे मोबाइल ख़राब हो जाते हैं, डंप किए जाते हैं, ठीक है, उनको क्रश किया जाता है। फिर लैपटॉप हो गया आपका, कंप्यूटर्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, कैमरास हो गए, ठीक है, छोटे छोटे कैमरा से लेकर के बड़ा बड़ा कोई भी कैमरा हुआ। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, जिसमें आपका टीवी भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है वो सब ई वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनका भी एक अलग ही क्राइटेरिया और अलग ही कैटेगरी होती है और इसको रिसाइकल भी किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जाता है, इसे भी रिसाइकल किया जाता है और ई वेस्ट को भी रिसाइकल किया जाता है। ई वेस्ट का मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कैमरा हो, मोबाइल हो,
ठीक है। उसके बाद में टीवी है या लैपटॉप है, लैपटॉप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एपरेटस है, कीबोर्ड से रिलेटेड, कीबोर्ड है, माउस है, या कैमरे में माइक है, ठीक है। उसके बाद में फ्लैश लाइट है, जो भी है ये सब किसके अंदर आते हैं, ई वेस्ट के अंदर आते हैं। तो इसका जो कलेक्शन है वो पर ईयर 1.5 मिलियन टन होता है पूरे देश के अंदर, ठीक। इसको भी रिसाइकल किया जाता है, वो ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट एक अलग होता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अभी तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो केवल हम इसका इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस किस तरह से उसको हम जो है रिसाइकल या फिर उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। फिर एक एक पॉइंट को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखिए, तो ये तो हमने कलेक्शन की बात कर दी। अब टोटल वेस्ट कलेक्शन मतलब कि देखिए दो तरह की चीज़ें हैं कि कचरा जैसे जनरेट हुआ तो टोटल जनरेशन तो कितना हो रहा है 62 मिलियन, जो कि पूरे देश में बन रहा है। पर उस 62 में से कलेक्ट कितना कर पा रहे हैं हम, उस 62 में से जैसे हमारी नगर पालिकाएं हैं या जो भी कमिटीज़ हैं वो उस कचरे को कितना कलेक्ट कर पा रही हैं, तो 62 में से 43 मिलियन टन जो आपका वेस्ट है केवल वही कलेक्ट हो पाता है। बाकी का वेस्ट कहाँ जाता है, बाकी का वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट में, ठीक है, या जैसे हम बोलते हैं ना हमारी केयरलेसनेस होती है, लापरवाही होती है, उसकी वजह से वो प्रॉपर कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो अब जो भी आपका टोटल जनरेशन है उसमें से 43 मिलियन टन जो है वही कलेक्ट हो पाता है। फिर इसमें से भी केवल 11.9 मिलियन टन जो है वो वेस्ट जो है वो ट्रीट हो पाता है। ट्रीट का मतलब जैसे कि रिसाइकलिंग भी बोल सकते हैं उसे हम, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा कम हार्मफुल बना करके, ठीक है, और फिर उसको डंप किया जाना, तो इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रीट जो भी आपका वेस्ट होता है उसका अमाउंट कितना होता है 11.9 मिलियन टन। अगला टोटल डंप इन लैंडफिल। लैंडफिल मतलब, लैंडफिल का मतलब अभी बताया मैंने कि जमीन में एक पिट बनाकर, गड्ढा बनाकर उसमें कचरे को जो है डंप कर दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसका अमाउंट कितना है 31 मिलियन टन। मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे देश के अंदर वेस्ट मटेरियल को ज़मीन में गाड़ा जा रहा है, ठीक है, या लैंडफिल किया जा रहा है, जो कि क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि भाई ज़मीन में डंप करने से क्या नुकसान होने वाला है हमको। ज़मीन में देखिए वेस्ट तो किसी भी फॉर्म में अगर होगा तो वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएगा। अभी हमने लैंडफिल की बात करी तो मैं उसमें आपको बता देता हूं कि लैंडफिल जो होता है आपका, लैंडफिल में बेसिकली होता क्या है। देखिए लैंडफिल में एक पिट बनाया जाता है, मैं यहां से थोड़ा सा साफ कर रहा हूं। लैंडफिल में हमने ज़मीन के अंदर ये पिट बनाया, गड्ढा बनाया, ये ज़मीन का या हमारी जो भी लैंड है उसका लेवल था, उस लेवल से हमने मान लीजिए 10 फीट का अपने गड्ढा बनाया, ठीक, और उसके अंदर जो है आपने हमारा जो डंप है, जो कचरा है, उसको ले जा करके डंप कर दिया, फाइन। फिर उसको ऊपर से फिर से सॉइल से कवर कर दिया, मतलब मिट्टी से ढक दिया। इस तरह का जो इस तरह का की जो डंपिंग है उसको बोला जाता है लैंडफिल, या ज़मीन में कचरे को दफना दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, ठीक। अब इससे नुकसान क्या होता है कि भाई वाटर लेवल जो है, भाई ज़मीन के अंदर क्या है, पानी है, जिसे हम बोरिंग या जो भी आपके ट्यूबवेल हेडपम्प होते हैं उनसे हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो कचरा है, अब जब बारिश होगी नेक्स्ट सीज़न में जब भी, तो बारिश का जो पानी है इसी कचरे से होता हुआ, वेस्ट मटेरियल से होता हुआ कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस में, मतलब भूमिगत जो जल है और उसके जो सोर्स हैं, जो आपके स्रोत हैं, उसके अंदर ये कचरे वाला पानी जो है मिलने लगेगा, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है, जो कि भूमिगत जल है, वो भी पॉल्यूटेड होने लगेगा, खराब होने लगेगा, गंदा होने लगेगा, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये जो सॉइल, भाई जहाँ पर आपने इसको डंप किया है वहाँ का तो सॉइल जो है वो, वहाँ पर आप कुछ भी आप जो है फसल जो है नहीं लगा सकते हो, ठीक। फिर ये क्या करता है कि जब अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस इस तरह से इस पानी को खराब करते हैं, और मान लीजिए आप कहीं दूर पर भी कोई एग्रीकल्चर कोई प्लांट का ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, खेती कर रहे हैं, तो अगर इस पानी को यूज़ करेंगे आप, तब भी आपके लिए आपकी जो वो फसल है वो भी कैसी हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। और यही सब तो हो रहा है आज के टाइम पर। क्या हो रहा है,
भाई सारी चीज़ों के अंदर आप शहरों में अगर देखोगे तो जो भी हमें वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के पानी से उगाई जाती हैं, क्योंकि शहरों में साफ़ पानी नहीं है। जहाँ पर आप बड़ी बड़ी पहले नदियाँ हुआ करती थी वो अब पॉल्यूटेड हो चुकी पूरी तरह, मतलब उनको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि नाला बन चुकी है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि उसी पानी से या वही पानी जब अंडरग्राउंड रिसोर्सेस में जाता है तो वहाँ पर जो है उसी पानी से खेती भी की जाती है, फसलों को दिया जाता है, तो जिससे कि वेजिटेबल्स जो हैं वो भी कैसी हो रही है, सब पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। और इसी वजह से बड़े बड़े शहरों में इतनी ज़्यादा डिजीज़ होती है, बीमारियाँ होती हैं। फाइन, तो ये तो हो गया लैंडफिल से होने वाले नुकसान। अब इसको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि भाई कचरा तो बनेगा, रोज ही बनने वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते, कम ज़रूर कर सकते हैं, तो अब उसको कहीं ना कहीं डंप भी करना है। अब आप तो कह रहे हो कि ज़मीन में भी मत लगाइए, पानी में भी मत डालिए, जलाइए भी मत, तो फिर क्या किया जाए उसका, तो उसको प्रॉपर इस तरीके से डंप करने की कोशिश की जाती है जिससे कि वो क्या हो, हमारे लिए कम से कम नुकसान वो पहुंचा सके। तो इस लैंडफिल को भी कम से कम नुकसान बनाने के लिए इसका भी आगे सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं कि डंपिंग लैंडफिल हो गया ये। अब आगे देखो तो इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा कचरा जनरेट करने वाला, कचरा उत्पन्न करने वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कचरा पूरी देश के अंदर बनता है। ठीक है, हमें पता है कि महाराष्ट्र की जो नगर पालिका वो भी पूरे देश में सबसे बड़ी नगर पालिका है, ठीक है, मतलब महानगर पालिका है। और दूसरा कि सबसे ज़्यादा कचरा भी वहीं पर बनता है, मतलब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और वेस्ट इंडस्ट्रीज वगैरह भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद दिल्ली जो है, दिल्ली ये भी जो है कचरा बनाने में बहुत ज़्यादा आगे है। शहरों अगर सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा दिल्ली में कचरा बनता है। फिर सबसे कम कचरा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो है डाटा उसका मिलता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और दिल्ली जो है वो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा कचरा बनाने वाली जो है आपकी कंट्री शहर है। इसके बाद सॉलिड वेस्ट एंड पॉल्यूशन। ठीक, तो सॉलिड वेस्ट से नुकसान क्या है हमें, वो किस तरह से प्रदूषण फैलाता है, किस तरह से वो आपको परेशान करता है या जो है आपके रिसोर्सेस को जो है पॉल्यूट करता है। कैसे करता है कि भाई देखिए, जो ठोस व्यर्थ पदार्थ है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें ज़्यादातर जो है प्लास्टिक होता है, ठीक है, या फिर ड्राई वेस्ट मटेरियल होता है। उसे हम जनरली कहाँ पर डंप करते हैं, जनरली हम उसे या तो ओपन ग्राउंड में डंप करते हैं कहीं पर, 90% जो केस होता है वो हमारे देश में ओपन ग्राउंड में ही जो है वेस्ट को डंप किया जाता है। जैसे हमारे इंदौर के अंदर भी कई सिटीज़ के आसपास बाहर थोड़ा सा बाउंड्रीज पर 3-4 जगहें हैं जहाँ पर जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो डंप किया जाता है ओपन ग्राउंड के अंदर। ठीक है, फिर अब ओपन ग्राउंड में वेस्ट को डंप करने के क्या नुकसान है, भाई खुले मैदान में कचरे को फेंकने का क्या नुकसान होता है। खुले मैदान में कचरा फेंकने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जैसे लैंडफिल में वो वाटर पॉल्यूट करता है वैसे ही वहाँ पर भी करेगा, क्योंकि बारिश जब होगी तो पानी उस कचरे से रिसता हुआ, उस कचरे से होता हुआ कहाँ जाएगा, भूमिगत जल स्रोतों में जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स होगा। ठीक, जिसकी वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और पीने लायक या खेती करने लायक नहीं रहेगा। तो पहला नुकसान तो वही है जो कि लैंडफिल में था। ठीक, दूसरा इसका नुकसान क्या है कि चूंकि ये ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है, तो यहाँ पर कई तरह के इंसेक्ट्स आएंगे, वही मक्खियाँ, मच्छर या दूसरे कई तरह के लार्वास और भी दूसरे कई तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये क्या करने वाले हैं, ये बीमारियां फैलाने वाले हैं। भाई आसपास जो भी उस ग्राउंड के आसपास लोग रहते हैं उनको तो बीमारियां फैलाएंगे ही, साथ ही में फिर उन पीपल्स के थ्रू, उन लोगों के द्वारा शहरों में या दूसरे गाँव में भी बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, तो खुले ग्राउंड में या ओपन जो भी आपका एरिया होता है उसमें जब भी आप कोई कचरा डालते हो, कचरा जब भी उसमें जाता है तो वो ये दो प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट करता है।
कि एक तो वो इंसेक्ट्स मतलब मक्खी मच्छर वगैरह इन सब का बहुत बड़ा एक घर बन जाता है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाता है, तीसरा इसमें नुकसान कि जितनी जगह पर और उसके आसपास की जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उसको भी ये खराब करता है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी पूरा क्या हुआ है, ऊपर से पूरा कवर कर रखा है उसने, तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है, पहली बात तो स्पेस ही नहीं बच रहा है, तो फर्टिलिटी का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो भी आपकी वेस्ट हो रही है। ठीक, तीसरा फिर इससे नुकसान क्या हो सकता है हमें लैंडफिल से, मतलब ओपन ग्राउंड में अगर आप कचरा डाल रहे हो तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसकी जो स्मेल होती है। ठीक है, मतलब कि भाई कचरा जब भी हम वहाँ पर डालेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी है और इनऑर्गेनिक वेस्ट भी है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट जब डिकम्पोज होता है तो उससे क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, और वो मीथेन आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती हैं। ठीक है, मतलब कि जो आसपास उसके रहने वाले जो भी लोग हैं उनको हमेशा उसकी बदबू का सामना करना पड़ेगा, उसकी जो बैड स्मेल है उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक, उसी के साथ वहाँ पर जो बैड स्मेल है, वो बैड स्मेल जब बारिश का समय होता है तब वो स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, फिर अगला इससे नुकसान क्या हो सकता है कि चूंकि ओपन ग्राउंड है तो अगर तेज बारिश होती है तो कचरा बह के दूसरी जगह पर भी जा सकता है, क्योंकि बाउंड्रीज उसकी हमने नहीं बनाई है। ओपन ग्राउंड अगर है तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जैसे बारिश हुई, जैसे ये आपका कचरे का एक तरह से पहाड़ बन गया है, अब जब पानी ऊपर से गिरेगा, ठीक है, पानी ऊपर से गिर रहा है तो यहाँ से कचरा बहकर दूसरी जो भी आपके जो साफ, जो क्लीन लैंड थी, साफ जगह थी, वहाँ पर भी जा करके ये फैल जाएगा, मतलब एक तरह से उसको फिर से कलेक्ट करना पड़ता है बारिश के बाद। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन सॉलिड वेस्ट के थ्रू फैल सकता है। फिर अगला और क्या हो सकता है कि अगर सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन प्रॉपर ना हो, ठीक है, कलेक्शन अब तो खैर बहुत कुछ सुधर चुका है, बट पहले के टाइम पर होता था कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे होते थे। ठीक है, हमारे घर के आसपास भी कोई डस्टबिन नहीं होता था तो सीधा जा कर के सड़क पर हम कचरा फेंक देते थे। तो अगर उसका कलेक्शन या उसका जो मैनेजमेंट है या डस्टबिन वगैरह अगर आप नहीं लगा रहे हो तब भी क्या होगा, तब भी वो या तो फिर वो आपके जो सीवेज सिस्टम है उसमें चला जाएगा, उसको चोक करेगा। भाई जो भी नालियाँ है, जो गटर है, वहाँ पर कचरा चला जाएगा तो उसको भी ब्लॉक कर देगा, चोक कर देगा, जिससे कि फिर क्या होगा, फिर से स्मेल और कई तरह के इन्फेक्शन, मच्छर मक्खियाँ सभी का आपको भी सामना करना पड़ेगा। तो अगर सॉलिड वेस्ट प्रॉपर मैनेज होता है, ठीक है, और सिटीज़ के बाहर ले जाकर डंप किया जाता है, ठीक है, तो ही वो कुछ हद तक हमारे लिए कम हार्मफुल हो सकता है। बट तब वहाँ पर भी जहाँ उसको डंप किया जा रहा है वहाँ पर भी उसको मैनेज करना पड़ेगा। कलेक्शन तो प्रॉपर होना ही चाहिए बट मैनेजमेंट भी उसका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, तो ये इस तरह से हमारा जो ठोस व्यर्थ पदार्थ है वो कई तरह से हमें प्रदूषण के लिए, कई तरह के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी आसपास का, घर के आसपास का कचरा इकट्ठा किया और उसमें मतलब कि आग लगा देते हैं, उससे जला देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है। भाई आप जला क्या रहे हो, आप प्लास्टिक जला रहे हो। प्लास्टिक जलाने से क्या होता है, प्लास्टिक जलाने से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है जो कि पॉइजनस भी होती है। ठीक है, हालांकि वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है इसलिए हमें फील नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आप उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा हार्म वो कर सकती है, तो उसे जलाना भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, तो फिर अब प्रॉब्लम्स तो हमने सारी कुछ बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ भी मत करो, वहाँ भी मत करो। अब उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड आते हैं कि भाई प्रॉब्लम है वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया को जानती है कि कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसको हल कैसे करना है वो बताइए आप। ठीक है, तो अब हल कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसेस है, वो भी, उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, अब ट्रीटमेंट मतलब उसका जो कचरे का जो कि हमारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे तो उसको कैसे हमको डंप करना चाहिए। तो देखो जरा, पहला जो है हमने बता ही दिया आपको कि लैंडफिल, कचरे को जमीन में गाड़ देना। ठीक, बट जमीन में गाड़ने से क्या हुआ, ऊपर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, ठीक है, बट जमीन के अंदर जाकर वो उसे खराब कर रहा है, तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा नहीं है। अगला देखिए, सैनिटरी लैंडफिल। अब ये क्या है, सैनिटरी लैंडफिल इस लैंडफिल का ही एक अपडेटेड वर्जन है। मतलब जो नुकसान जमीन में कचरा गाड़ने पर हो रहा था
उस नुकसान को इसमें रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब उसको उसकी जो कमियां थी उसको दूर कर दिया गया है। कैसे दूर किया गया है कि हम क्या करते थे पहले कि हमने ये ज़मीन में छोटा सा गड्ढा बनाया, या जितना भी आपके पास वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने पिट खोदा, गड्ढा बनाया और उसमें कचरा डाल दिया, यही करते थे। ठीक, अब सैनिटरी लैंडफिल में क्या करने वाले हैं हम कि आपने मान लीजिए सबसे पहले जो भी पिट या गड्ढा बनाया है, उस गड्ढे की जो नीचे वाली सरफेस है और या उसकी दोनों तरफ की जो सरफेस है, इन सभी पर हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। किससे कवर करते हैं, इसको हम ये कवर कर दिया, ठीक है। इसको हम कवर करने वाले हैं ऐसे मटेरियल से जो कि कैसा हो, जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल हो, मतलब कि उसके अंदर से पानी नीचे ना जा सके। जब आपने इस पर कचरा डाला, ठीक है, कचरा डाला, अगर बारिश भी हुई तो क्या होगा कि पानी जो है यहाँ से आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसमें जा सकेगा क्या, नहीं जा सकेगा। वो पानी सिर्फ यहीं पर ही रह जाएगा और फिर अदरवाइज ये तो ऊपर से भी बंद है, वो फ्लो होके निकल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मतलब कि सैनिटरी लैंडफिल में सिर्फ आपको क्या करना है कि जो गड्ढा आप भाई जैसे लैंडफिल में गड्ढा बना रहे थे वो गड्ढा भी बनाना है, ठीक है, कचरा भी डालेंगे उसके अंदर, बट सिर्फ क्या करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, एक तरह का प्लास्टिक ही आप उसको बोल सकते हो या पॉलीमर्स होता है जिसको कि हम पूरा उसको कवर कर देते हैं, बिछा देते हैं, जिससे पानी और कचरा या उसकी जो भी उसके बैड इंग्रेडिएंट्स हैं वो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा जैसे मान लीजिए यहाँ पर कचरा इकट्ठा हो गया, उसके ऊपर एक और कवर डाल दिया, फिर कचरा इकट्ठा हो गया, उसके ऊपर एक और कवर डाल दिया। तो इस तरह से ये क्या होता है कि यहाँ पर जो वेस्ट का मैनेजमेंट है उससे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को हार्म नहीं होता है, दूसरा जो आपकी लैंड है उसको भी हार्म नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। कि भाई जनरली हमें पता है कि हमारे इंडिया जो कंट्री है, हमारा देश है, इसमें रूल्स रेगुलेशंस को हम नहीं मानते, हम सभी की आदत है, ठीक है। हम किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, सभी की ऐसी आदत है कि जो नियम सरकार बनाती है या बनाए जाते हैं उसको माना नहीं जाता है। और दूसरी, अगर उसमें थोड़ा सा खर्चा भी हो रहा हो तब तो और मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बट थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो पॉलीमर होता है, भाई कचरा थोड़ा बहुत हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हमारे देश में कितना कचरा बन रहा है, 62 मिलियन टन, 62 मिलियन। तो अगर उस पूरे कचरे को आप इस तरह से लैंडफिल करते हो तो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक। तो इसमें केवल एक यही प्रॉब्लम है। फिर अगला देखो, अगला ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह का है, पायरोलिसिस, ठीक है। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, पायरोलिसिस से पहले हम यहां पर बात करते हैं इंसिनरेशन की। इसका मतलब होता है बर्निंग। इसका अगर सिंपल अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है, बर्निंग मतलब जलाना, कचरे को जलाना। पहले मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें जो कमियां थी वो इसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगी। बात समझ में आई कि बर्निंग के अंदर जो भी कमियां, भाई कमी तो हर प्रोसेस में है, तो उस कमी को दूर करने के लिए ही अगला प्रोसेस बनाया जाता है। तो बर्निंग के प्रोसेस में जो भी कमी आ रही है उसको किस में कम कर दिया जाएगा, पायरोलिसिस में, ठीक। अब ये कैसे होता है वो देखिए जरा आप। यहां पर हम क्या करते हैं, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उसको बर्न किया जाता है, ठीक है, जला दिया जाता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें कचरे को किस तरह जलाया जाता है। देखो, जला तो हम भी सकते हैं, कचरा इकट्ठा किया और आग लगा दी, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, उसको हम जला रहे हैं, उससे भी हम कुछ फायदे वाला काम करेंगे, तभी तो उसमें हमें बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर क्या मतलब उसे जलाने से। तो देखिए क्या किया जाता है कि कचरे को एक फर्नेस के अंदर, ठीक है, इस तरह की एक भट्टी होती है जिसके अंदर कचरे को यहाँ से डाला जाता है, अंदर वेस्ट मटेरियल को, और उसे जलाया जाता है, फाइन। और ये जो भट्टी हीट जनरेट करती है, भाई गर्मी जनरेट करेगी, ऊर्जा पैदा करेगी, उस ऊर्जा से क्या किया जाता है, बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स, ठीक है। बॉयलर आप सभी समझते हो, जिसमें बॉयल किया जाता है वाटर को, ठीक है। ये बॉयलर्स होते हैं यहाँ पर कई तरह के। तो उन बॉयलर्स में पानी को गर्म किया जाता है, जैसे हम घर में पानी गर्म करते हैं गैस के ऊपर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर पानी कैसे गर्म किया जा रहा है, कचरे को जलाकर, ठीक है। यहाँ से कचरा अंदर डाला जाता है फर्नेस के अंदर, ठीक है, और फर्नेस से जो भी हीट जनरेट होती है उस हीट से बॉयलर का पानी जो है गर्म किया जाता है, उबाला जाता है, फाइन।
अब देखो कि क्या होता है आगे, इससे हमें फ़ायदा कैसे होगा भाई। इससे फ़ायदा ये होगा कि बॉयलर में जब पानी गर्म होगा तो क्या जनरेट होगी, बॉयलर में जब पानी गर्म होगा तो वेपर जनरेट होगी, मतलब वाष्प बनेगी पानी की, ठीक है, भाप बनेगी। फाइन, ये भाप जो है हम एक वॉल्व के थ्रू क्या करने वाले हैं, वॉल्व के थ्रू इस वेपर को, इस वाष्प को हम ले जाते हैं एक अगले कंटेनर के अंदर, ठीक है, जो कि होता है रेगुलेटर या प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है, प्रेशर को रेगुलेट करता है। भाप का जो प्रेशर है, भाप का जो दाब है, उसको यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। नियंत्रित नहीं होगा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि भाई जब पानी उबलेगा, भाप बनेगी, तो उसमें जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को हमें मेंटेन रखना है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमने एक प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। उसमें सारी वेपर कलेक्ट करते हैं और वो प्रेशर को रेगुलेट करता है। फाइन, फिर आगे क्या करते हैं हम, आगे इस प्रेशर रेगुलेटर से जो वेपर है उसको टरबाइंस के ऊपर जो है छोड़ा जाता है। टरबाइंस क्या होता है, टरबाइंस ऐसी मशीनें होती हैं या जिनसे इलेक्ट्रिक करंट हम जनरेट करते हैं। टरबाइंस जो है इस तरह के, देखिए इसमें इस तरह के फैंस होते हैं, पंखे लगे होते हैं, और इसमें पीछे फिर यहाँ पर एक कॉपर का कॉइल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। अब ये जो वेपर है, जहाँ यहाँ से जो प्रेशर मेंटेनेंस के साथ आ रही है, तो वो इसके फैंस पर गिरती है, ठीक है। इसकी जो ब्लेड है, इसके जो पंखे हैं, उसके ऊपर इस वेपर को तेजी से जो है छोड़ा जाता है प्रेशर के साथ, जिससे क्या होता है, ये फैंस रोटेट होने लगते हैं, घूमने लगते हैं इस तरह से। तो इनके घूमने की वजह से ये कॉइल भी घूमेगा अंदर, और ये कॉइल किसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, मतलब कि ये अब क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। फाइन भाई, जितनी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी तरह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कि आप चाहे विंड से इलेक्ट्रिक करंट बनाओ तो डायरेक्ट विंड इस ब्लेड को घुमाएगी, रोटेट करेगी। अगर आप वाटर से इलेक्ट्रिक करंट बनाओगे तो वाटर इस ब्लेड को घुमाएगा, ठीक है। बाकी पीछे का प्रोसेस सब सेम है, ठीक। अब यहाँ पर हम किससे जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, वेपर से जनरेट कर रहे हैं, भाप से जनरेट कर रहे हैं। इसे ताप विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर कोयला भी यूज होता है, और जो व्यर्थ के आपके जो कचरा है, हमारा वेस्ट मटेरियल है, वो भी यूज होता है, ठीक। तो कचरे को जलाकर गर्मी पैदा की जाती है, उस गर्मी से भाप बनाई जाती है। उस भाप को पहले आपका जो रेगुलेटर होता है उसमें उसका प्रेशर मेंटेन किया जाता है, फिर उस प्रेशराइज्ड वेपर को, उस दाब युक्त भाप को टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर गिराया जाता है या छोड़ा जाता है, जिससे वो ब्लेड तेजी से रोटेट करते हैं। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटेट हो रही है कॉइल इस तरह से, तो फाइनली हमको क्या मिलता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक। मतलब कि कचरे से हमें क्या बन रहा है, कचरे से हम बिजली बना रहे हैं। फाइन, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये बड़ा फायदे का आपका सौदा हो सकता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे हो रहा है, क्योंकि आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि हमें या जो भी गवर्नमेंट है आपकी, उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपका सोर्स होता है, जिससे कि तरीका होता है जिससे कि आप वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, ठीक। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है भाई, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर जो वेस्ट अंदर डाला जाता है, ठीक है, वो वेस्ट फिर जो है अच्छे से कहने का मतलब सेपरेट नहीं किया जाता है। भाई ऐसी भी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, बट जब उसको फर्नेस में डाला जाता है तो वो बिना रिसाइकल किए ही डाल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास इतना समय नहीं होता है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कचरा वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से जो है उसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो उसे क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर जला दी जाती हैं जिनको रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसकी जो ऐश निकलती है, राख निकलती है, उस राख से भी जो है पॉल्यूशन होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो किसकी राख है, कचरे की राख है। तो जब कचरे से राख निकलती है तो उससे भी हमें क्या, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। आप राख को आप कहाँ डालोगे, राख को आप या तो पानी में डालोगे या फिर आप ले जाकर उसको कहीं पर फेंक दोगे, तो उससे भी आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वाटर पॉल्यूशन है, इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आपका तरीका होता है कचरे को मैनेज करने का, बट इसमें भी कुछ कमियां होती है। अब इसको दूर करने के लिए फिर हमने क्या किया, इसको दूर करने के लिए हमने किया पायरोलिसिस।
पायरोलिसिस में क्या किया भाई, पायरोलिसिस में हमने बर्निंग तो की, बट बर्निंग कैसी की, बर्निंग की एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई चीज कैसे जल सकती है, ठीक है। तो यहां पर एब्सेंस का मतलब है कि यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन मिलती तो है बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलती है, ठीक है। जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है उतनी उसको प्रोवाइड नहीं होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो रही है। तो उससे होता क्या है, जैसे आपने वुड लिया, लकड़ी लिया, ठीक है, उसको दो तरीके से हम जला सकते हैं। ये हम मान लीजिए हमारी लकड़ी है, ठीक है, पहले तो इसको हमने क्या किया, O2 की प्रेजेंस में जला दिया, तो हमें क्या मिला, हमें राख मिलेगी केवल यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और एनर्जी मिलेगी, फाइन, ऊर्जा मिली और राख मिली, जो कि हमारे लिए कैसी है, जो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फिर अगर इसी वुड को, इसी लकड़ी को आपने अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के इनसफिशिएंट अमाउंट के साथ, इनसफिशिएंट अमाउंट के साथ अगर बर्न किया, तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, चारकोल मिलेगा, कोयला मिलेगा। कोयला इसी तरह बनाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर वैसे तो कोयला ज़मीन से भी मिलता है, बट अगर कोयला कहीं बनाया जाता है तो वो इसी तरह लकड़ी को इस तरह से अरेंज किया जाता है और फिर उसका हाफ ऑक्सीडेशन, मतलब उसको आधा ही जलाया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो प्रॉपर जल नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, चारकोल में। फिर चारकोल को भी हम अगेन एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, फाइन। तो इस तरह से ये आपका जो प्रोसेस है बर्निंग का हो गया, ये पायरोलिसिस का प्रोसेस हो गया। इन दोनों ही प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें जो कचरा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको जलाना है, ठीक है, उसको नष्ट करना है, फाइन। चलिए फिर अब अगला प्रोसेस कौन सा है, तो देखिए अगला प्रोसेस हमारे पास है, हम इसे कंपोस्ट बना सकते हैं। मतलब कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, कंपोस्ट का मतलब होता है कि जो भी आपका, अच्छा पहली चीज तो कंपोस्ट जो है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कंपोस्ट जो है आपका केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बन सकता है, प्लास्टिक का कंपोस्ट नहीं बन सकता है। तो हम पहले ही इसको क्लियर कर देता हूं मैं कि कंपोस्ट जो बनेगा वो किसका बनेगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बनेगा। नॉन ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कंपोस्ट हम नहीं बना सकते, ठीक। तो क्या करते हैं इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में भी कुछ नहीं है, या तो आप एक कोई कंटेनर ले लीजिए इस तरीके का, या फिर वही आपका छोटा सा आप पिट बना सकते हो ज़मीन के अंदर, उसके अंदर आपने कचरा मिक्स किया। अब यहाँ पर जो वेस्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो फाइन पार्टिकल्स में डिवाइडेड होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। तो मशीनें आती कई तरह की, जिससे कचरे को बारीक बारीक एक तरह से पाउडर बना दिया जाता है। पाउडर से थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है हमारी मशीनें, ठीक। फिर उसको क्या किया जाता है, इसके अंदर डाल दिया, और फिर इसमें हमने क्या डाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, जो कि क्या करने वाले हैं, अब इस ये जो आपका पिसा हुआ जो कचरा है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है ऑर्गेनिक, उसको ये डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये उसको खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से, जिसे हम बोलते हैं ना कि अब कचरा हमारा क्या हो रहा है, सड़ रहा है, ठीक है। तो उसके सड़ने से, उसके डिकम्पोज होने से वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल, मतलब आपकी जो है फर्टिलाइजर जो होता है, मतलब आपका एक तरह से जैविक खाद बनाता है वो, ठीक है। उस खाद को फिर हम हमारे घरों में, प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हो तो फिर आप उसको खेतों में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि वेस्ट मटेरियल से बहुत ही अच्छी चीज़ बन रही है, ठीक है। बट ये किसके लिए है, सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। तो देखा जाए तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होता है, और जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। हम उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, वो भी अभी मैं आगे बताऊंगा। तो कंपोस्ट का मतलब खाद बनाना, सीधा सा मतलब हम ये मान सकते हैं कि आपने कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसमें जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, जिसकी वजह से कचरा डिग्रेड होना शुरू हो गया, सड़ने लगा, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खाद बन जाएगा। और उसको आप जो है, आप कहीं भी प्लांटिंग या एग्रीकल्चर में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट। उसमें क्या किया जाता है कि उसमें सब सेम चीज़ें होती हैं,
वैसे ही आपको कचरे को जो है वो फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ेगा, गड्ढा भी बनाना पड़ेगा या कंटेनर लेना पड़ेगा या बेड भी बना सकते हैं। बेड मतलब ज़मीन के ऊपर ही इस तरह से कचरे को, जैसे ये आपका लैंड है इसके ऊपर ही कचरे को इस तरह से जमा करके हम रख सकते हैं और छोटी सी बाउंड्री उसके चारों तरफ बनाई जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चलो जैसे मान लीजिए ये आपने बेड बनाया, एक बेड का मतलब कि ये एक जगह ली आपने जो 10 फीट जो है इसकी चौड़ाई है और इस 30 फीट इसकी लंबाई है, ठीक। फिर इसमें क्या किया हमने, इसके जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर, पहले तो इसके नीचे प्लास्टिक बिछाया जाता है, ठीक है। इसके नीचे पूरा जो बरसाती होती है हमारी प्लास्टिक होता है उसको बिछाया जाता है, ठीक। प्लास्टिक बिछाने के बाद उस प्लास्टिक के ऊपर जो है ईंटें जमा दी जाती हैं केवल बाउंड्रीज के ऊपर, ठीक है। बाउंड्रीज के ऊपर ये हमने ईंटें जमा दी चारों तरफ, यहाँ पर भी इस तरह से, ताकि इसकी जो है एक बाउंड्री बन जाए और ये इससे बाहर ना जाए, ठीक। ये बाउंड्री बना दी। फिर क्या किया, ये बेड बन गया हमारा, इसको बेड बोला जाता है, ठीक है। ये कोई जैसे हमारा बेड होता है वैसा नहीं होता है, ये ज़मीन पर ही बनता है, ठीक है। ज़मीन पर जितना भी बड़ा आपको बेड बनाना उसका मेज़रमेंट लेके उस पर प्लास्टिक डाल के उसकी बाउंड्री जो है ईंटों से उस प्लास्टिक को जो है पूरा बाउंड्री से कवर कर दिया जाता है। फिर उस ईंटों के बीच में हम क्या डालते हैं, हम हमारा ये वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं। इस वेस्ट मटेरियल में जनरली गोबर भी हो सकता है जो कि विलेजेस एरियाज़ में आसानी से मिल जाता है, या फिर जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो भी हो सकता है। उस वेस्ट को यहाँ पर डाल दिया जाता है, ठीक। अब इसमें अलग क्या है, इसमें हम क्या डाल रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इसमें वर्मी कंपोस्ट। भाई कंपोस्ट में हम क्या डाल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट वर्मी कंपोस्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, अर्थवर्म का यूज़ करेंगे, मतलब केचुओं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। केचुआ सब समझते हैं, अर्थवर्म, तो अर्थवर्म को यहाँ पर इसके ऊपर पूरा फैला दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये बेड जो है आपका जो है ज़मीन से 2 या 3 फीट ऊपर है इस तरह से, ठीक है। ये इसकी जो हाइट हो गई ये हो गई 2 फीट, इसकी जो लंबाई थी वो हो गई 30 फीट और जो इसकी चौड़ाई थी वो 10 फीट थी, ठीक, और ऊंचाई हो गई 2 फीट। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर पूरा केचुए को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है यहाँ पर ऊपर, ठीक। फिर अब क्या होता है, जो केचुए होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, वो उस जो आपका मटेरियल होता है वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक, उसको खाना शुरू करते हैं और खाते 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 नीचे पहुँच जाते हैं ज़मीन तक, ठीक है, जहाँ पर आपका प्लास्टिक बिछाया हुआ है, ठीक। अब ऊपर जितनी जगह से वो जा चुके हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो खाद बन जाती है, ठीक। बाद में उसको छान कर फिल्टर करके अलग अलग तरीक़ों से और जो है उसको फिर यूज़ किया जाता है और वो काफ़ी महंगा भी बिकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर अर्थवर्म का यूज़ करके वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को खाद में बदला जाता है, उसका एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना लिया जाता है, ठीक। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस उसका बताया। अच्छा, इसमें फिर होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये 30 फीट का जो बेड है इसमें करीब करीब आपको किलो के हिसाब से, ठीक है, 30 फीट के बेड में आपको कम से कम 50 से 60 किलो अर्थवर्म का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अब अर्थवर्म को जैसे ही आपने डाला, ठीक है, तो 1 वीक के बाद या फिर 2 वीक के बाद वो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो मूवमेंट होता है अर्थवर्म का वो कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो मान लीजिए पहले वो इस लेवल पर थे, दूसरी बार वो यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं तो फिर ऊपर का जो मटेरियल है वो आपको हटाना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये धीरे धीरे आपको मिलना शुरू होता है। केचुए जैसे ही मान लीजिए 15 सेंटीमीटर नीचे चला गया तो 15 सेंटीमीटर ऊपर का जो भी आपका मटेरियल है उसको आप एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। फिर 15 दिन बाद फिर वो और नीचे चले जाएंगे, वहाँ का मटेरियल आप अलग कर लीजिए। इस तरह से वो पूरा नीचे पहुँच जाते हैं, तब तक आप पूरा मटेरियल जो है वो जो है उसका आप अलग कर चुके होते हैं। फिर इसमें एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको खाद तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो अर्थवर्म है उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने 1 किलो केचुआ डाला था तो वहाँ पर वो 3 किलो बन जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो वो उसको भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। उस अर्थवर्म को भी सेल कर सकते हो, वो भी काफ़ी महंगा बिकता है, ठीक है। और जो आपका वर्मी कंपोस्ट है उसको भी सेल कर सकते हो। मतलब कचरे से आपको 2 फायदे हो रहे हैं, अर्थवर्म का एग्रीकल्चर हो रहा है एक तरह से, और दूसरा जो है आपके लिए खाद भी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये भी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। फाइन, चलिए फिर ये जो कुछ तरीके मैंने आपको बताए ये सारे वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके हैं, बट इनमें कमियां क्या है, इनमें कमियां हैं स्टूडेंट्स
कि आपका जो वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये भी महंगा भी होता है और दूसरी बात इसके अंदर जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी लोगों को परेशान करता है, ठीक है, और उसके लिए फिर लैंड भी चाहिए होती है, जगह भी चाहिए होती है, जो कि पर्सनली लोग उसे करने में थोड़ा सा जो है हेजिटेट होते हैं, सकुचाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट इसको बड़े लेवल पर अगर करना चाहे तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फाइन, तो ये जो आपका सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने अभी इंट्रोडक्शन जो हमारा लेक्चर है आज का उसमें हमने पढ़ी है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। कल के लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं और इनमें से भी कुछ जो टॉपिक्स हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है उन पर भी हम बात करने वाले हैं। फाइन।